आज के इस वीडियो में एएसओ टाइटर क्यों बढ़ जाता है इसके बारे में बात करने के साथ साथ यह भी बात करेंगे कि किन बीमारी में एएसओ टाइटर बढ़ जाता है, रूमेटिक फीवर क्या है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है, और यह भी बात करेंगे कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष कितने लोग हाई एएसओ की समस्या से परेशान रहते हैं। और अंत में बात करेंगे कि कैसे आखिर हाई एएसओ की समस्या से निजात पाएँ, यानी कि हाई एएसओ का बेस्ट पॉसिबल प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए अगर आपको इस वीडियो का कोई ख़ास सेगमेंट ही देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टॉपिक के अनुसार टाइम पर टच करेंगे तो वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा और इस तरह आप ख़ास सेगमेंट को देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के पहले सेगमेंट में बात करते हैं कि क्यों बढ़ जाता है एएसओ टाइटर। दोस्तों, एएसओ जिसका पूरा नाम एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है। बेसिकली एएसओ तो एक तरह का एंटीबॉडी टेस्ट होता है जिसमें कि ब्लड में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। यहाँ पर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और स्ट्रेप्टोलाइसिन में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एक तरह का एक्सोटॉक्सिन है जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज होता है, लेकिन वहीं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एक तरह का एंटीबॉडी है जो कि इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है ताकि वह इस बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ नामक टॉक्सिन के असर को ख़त्म कर सके। यानी एंटी का तो ऐसे भी आमतौर पर मतलब समझा जाता है खिलाफ, यानी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के खिलाफ। तो अब सवाल पैदा होता है कि एएसओ का रेंज हाई क्यों हो जाता है। इसका जवाब तो सिंपल है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद एएसओ का लेवल हाई हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि एएसओ का बढ़ना तो एक तरह से सही है, क्योंकि एएसओ तो एंटीबॉडी है और यह एंटीबॉडी स्ट्रेप्थ्रोट स्ट्रेप्टोकोकस फेरिंजाइटिस को काउज करने वाले बैक्टीरिया के टॉक्सिन को एंटी करता है। बात यहीं तक रहती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब यहीं से शुरू होता है वीडियो का दूसरा सेगमेंट, यानी आखिर क्यों एएसओ का बढ़ना हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा बनाया गया ये एएसओ एंटीबॉडी बाय मिस्टेक अटैक करने लगता है शरीर के हेल्दी टिश्यू को ही, यानी खासकर हार्ट और ज्वाइंट्स के स्वस्थ सेल पर ही अटैक करने लगता है। यानी शरीर के बाहरी एंटीजन पर अटैक करने के बजाय ये शरीर के हेल्दी सेल को ही एंटीजन समझकर उस पर अटैक करने लगता है। क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के एंटीजन की शक्ल मिलती जुलती होती है हार्ट के सेल्स और ज्वाइंट के सेल्स से, इसलिए यह वहाँ पर अटैक करने लगता है। यहीं से एंट्री होती है रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की। यानी इस एंटीबॉडी के ज्वाइंट और हार्ट पर अटैक करने की वजह से बहुत सारी परेशानी पैदा होने लगती है। एक्यूट रूमेटिक फीवर के लक्षणों की अगर बात करें तो कार्डाइटिस यानी कि हार्ट वाल में इन्फ्लामेशन, पॉलीआर्थराइटिस यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन यानी सूजन की स्थिति का पैदा होना। इसके साथ ही कोरिया यानी कि बॉडी के पार्ट्स का इन्वॉलंटरी तौर पर मोशन होना। इसके साथ ही सबकुटेनियस नोड्यूल, एरिथमा मार्जिनेटम। इसके अलावा कुछ माइनर सिम्टम्स भी हैं जैसे फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की संख्या का बढ़ जाना। क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के केस में मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस की समस्या पैदा हो जाती है। मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस का मतलब होता है कि हार्ट के मिट्रल वाल्व में फाइब्रोसिस और कैल्शिफिकेशन की वजह से जो वाल्व होते हैं वो नैरो यानी कि संकरे हो जाते हैं, या उसकी इलास्टिसिटी यानी कि फैलने और सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके वजह से ब्लड की जितनी मात्रा आर्टरियम से वेंट्रिकल में जाना चाहिए उतना नहीं जा सकता है तथा ब्लड वहीं पर इकट्ठा रहने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि आदमी जब कोई एफर्ट करता है तो उसके सेल को ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है क्योंकि मिट्रल वाल्व से ब्लड सही मात्रा में वेंट्रिकल में नहीं आ पाता है, और जब वेंट्रिकल में ब्लड नहीं रहेगा तो बॉडी के सेल तक कैसे पहुंचेगा। इसी का नतीजा होता है एफर्ट रिलेटेड डिस्निया, यानी कि थोड़ा बहुत भी कोई काम करे तो सांस फूलने लगे या दम घुटने लगे। दोस्तों, अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस और जिसके वजह से मिट्रल रिगर्जिटेशन होने लगता है। तो चलिए अब हाई एएसओ की एपिडेमियोलॉजी यानी कि वर्ल्ड वाइड इस बीमारी के फैलने की क्या सिनेरियो है इसके बारे में बात कर लेते हैं।
वर्ल्ड वाइड या वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो लगभग 2 से 3 लाख लोग प्रत्येक वर्ष इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 5 से 15 एज ग्रुप के प्रत्येक 1000 बच्चों में 5 से 7 बच्चों को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसकी समस्या सिर्फ बच्चों में ही होती है, बल्कि बड़े व्यक्ति भी हाई ASO यानी कि रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की समस्या से परेशान रहते हैं। लेकिन वयस्कों की अगर बात करें तो फीमेल में इसकी समस्या अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो फाइनली दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की तरफ, यानी हाई ASO की समस्या से कैसे निजात पाएँ, जो कि हमारे अक्सर व्यूअर का सवाल है। डियर व्यूअर, सबसे पहली बात तो यह है कि ASO टाइटर के बढ़ जाने की समस्या हो या रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो, यह सभी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह तो एक तरह का इम्यून मीडिएटेड मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र के मिस्टेक की वजह से हमारे शरीर के हार्ट और ज्वाइंट्स को नुकसान पहुंचने लगता है। ये बताना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस बीमारी से बचाव और इलाज यानी कि प्रिवेंशन एवं ट्रीटमेंट का सारा प्लान इसी पर आधारित है। कई दर्शकों के सवाल रहते हैं कि सर ये तो बताइए कि ये कितने दिनों में ठीक होगा। तो उसका जवाब ये है कि इन बीमारी के इलाज के बारे में निश्चित समय नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये तो गले में होने वाले ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन की वजह से जो एंटीबॉडी बनता है उसके मिस्टेक की वजह से हमें परेशानी होती है। इसलिए इस बीमारी के इलाज का सारा प्लान इसी पर निर्भर करता है कि जब भी हमें ग्रुप A का इन्फेक्शन होगा, यानी कि ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, और अगर उसका ट्रीटमेंट सही से न हो पाए तो फिर ये ASO एंटीबॉडी बढ़ने का कारण बन जाता है। इससे पता यह चलता है कि हाई ASO के इलाज की बात नहीं, बल्कि उसके प्रिवेंशन या बचाव की बात होनी चाहिए। अब अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें तो अगर ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा तो ASO भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के खिलाफ ही तो ASO बनता है। यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि जिस तरह से टाइफाइड के इलाज के लिए सेफ्ट्रैक्सोन को इंजेक्शन के फॉर्म में 7 दिनों तक सुबह शाम अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट सही डोज देने से ठीक हो जाता है, वैसा ASO के बढ़ जाने में नहीं होता है। बल्कि ASO का इलाज अगर प्रॉपर देंगे तो पेशेंट कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन यह रिस्क रहता है कि अगर फिर ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो उसके वजह से ASO टाइटर बढ़ जाएगा। इसलिए इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ दिन तक लगातार एंटीबायोटिक देते रहना चाहिए। तो चलिए अब इसके इलाज या प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। हाई ASO टाइटर जो कि काउज करता है रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़। दोस्तों, अगर ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया को फर्स्ट अटैक करने से ही रोक दिया जाए तो ये समस्या पैदा नहीं होगी, क्योंकि न तो ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होगा और न ही ASO एंटीबॉडी बनेगा। और जब ASO एंटीबॉडी ही नहीं बनेगा तो वह हार्ट और ज्वाइंट्स के सेल्स को कैसे अटैक करेगा। यह जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद के सेल को एंटीजन समझकर अटैक नहीं करेगा तो हम इस परेशानी से महफूज रहेंगे। अब बात आती है कि इस बैक्टीरिया के अटैक करने से कैसे काबू पाया जाए। दोस्तों, जिसको भी थ्रोट में स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से इन्फेक्शन हो तो उसे उसके इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए और उसका डोज का सिलेक्शन व्यक्ति के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी थ्रोट इन्फेक्शन खत्म हो जाए। खासकर स्कूल गोइंग बच्चों को जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस फेरिंजाइटिस हो, यानी कि गले में स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो जितना जल्दी हो सके पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को इस्तेमाल में लाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। इनके अलावा बेंजाथाइन बेंजाइल पेनिसिलिन का 1.2 मिलियन यूनिट IM यानी कि इंट्रामस्कुलरली एक सिंगल डोज देना चाहिए और एडल्ट में 6 लाख यूनिट्स देना चाहिए, या ऑरल पेनिसिलिन V या पेनिसिलिन G 10 दिनों तक देना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है उसके लिए एरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है। यह तो हुआ प्राइमरी प्रिवेंशन। अब इसके सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि गले यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन के रिकरेंसी यानी बार बार होने को कैसे रोका जाए। तो इसके प्रिवेंशन के लिए बेंजाथाइन बेंजाइल पेनिसिलिन की इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 1.2 मिलियन यूनिट एडल्ट के लिए, जबकि 6 लाख यूनिट 3-3 सप्ताह के अंतराल पर देते रहना चाहिए जब तक कि बच्चे की उम्र 18 साल तक न पहुंच जाए।
और जिसको हाई एएसओ की वजह से कार्डाइटिस यानी दिल की दीवारों यानी कि कार्डियक मसल्स में इन्फ्लामेशन की समस्या का सामना करना पड़ा हो, उसको 10 साल तक, हालांकि किसी किसी व्यक्ति में तो प्रिवेंशन के लिए 25 साल तक भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कहने का मतलब हाई एएसओ का इलाज और बीमारी की तरह नहीं है, बल्कि जितनी भी दवाई बताई गई है वो केवल और केवल स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, यानी बचाती है। अब बात रही कॉम्प्लिकेशन की, तो कई बार मिट्रल वाल्व में आए कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि एएसओ तथा रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन के बारे में बताई गई यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया।